हेलो गाइस, तो ये है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमको पहले समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि ट्रांसफॉर्म होना एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, कैसे? बॉन्ड्स के बनने से या टूटने से, तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये तो हमको पहले से ही पता है, लेकिन हम लोग कुछ बातें और इसमें समझना है हमको इसमें। जैसे कि क्या, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन से रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर दूध रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दे तो क्या होगा? वो फट जाता है दूध। और नेल इज एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। नेल को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन यानी कि वाइन बनाने में यूज होता है। वाइन या अल्कोहल प्रोडक्ट्स बनाने में ग्रेप्स यूज होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, आपको ये फर्मेंटेशन पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है ग्रेप्स पे, इससे वाइन बनाई जाती है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड का डाइजेशन इन आवर बॉडी, ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इन देखिए इन सारी सिचुएशन में नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो गई है। ठीक है, तो इन अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैज समवॉट चेंज, ये बोला गया है। ठीक है, तो देखिए हमको इसमें एक बात समझ लेनी है कि गुरुजी क्या पूछेंगे कि तुमको पता कैसे चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हमको चार बातें इसके लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन चारों में से कुछ भी हो रहा है तो हम कह देंगे कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखिए ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें क्या बोला गया है कि जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हमने, है ना, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे H2 गैस निकली, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया ना। तो ये केमिकल रिएक्शन है। और अच्छा, जब हम इस ग्लास को छू के देखेंगे इस रिएक्शन में तो ये हीट हो गया है। ठीक है, हीट हो गया यानी कि टेम्परेचर राइज किया है, चेंज हुआ है टेम्परेचर। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी चीज बर्न होती है यानी कि आग लगती है, उसमें आग लगाई जाती है, वो तो पक्का केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आग लगाई जाती है यानी कि O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हम लोग समझते थे केमिकल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके बीच में प्लस का साइन होता है, और एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, और अगर एक से ज्यादा हो उनके बीच में भी प्लस का साइन होता है। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन राइट कैसे किया जाता है? तो देखिए मैग्नीशियम को इनको इस तरीके से लिखा था ना, इसको और कंसाइज फॉर्म में लिखने के लिए इन्होंने क्या किया कि मैग्नीशियम को Mg का फॉर्म दे दिया और ऑक्सीजन को O2, और ये मिल गया हमको MgO। लेकिन ये अभी पूरी नॉलेज हमको नहीं देता है रिएक्शन के बारे में, इसलिए इसको बोला गया स्केलेटल, सिर्फ एक ढांचा है। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम आगे समझ लेते हैं हम लोग कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी क्यों। अच्छा, बताते हैं क्यों पड़ी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था Mg प्लस O2 गिव MgO। ठीक है, ये क्या रिएक्शन था? अच्छा, ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। ये कहता है कि रिएक्शन के दौरान कोई भी मास क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 O2 थे, 2 O2 का मास डबल होगा ना ऑक्सीजन के मास से, तो 2 ऑक्सीजन का जो मास है वो डबल हो गया है ऑक्सीजन के मास। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो इस हिसाब से बात जो प्रोडक्ट है उसका मास कम दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो मास तो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता है। तो हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2MgO। O भी 2 हो गया, O भी 2 है, लेकिन यहाँ पे Mg भी तो 2 होगा, इसलिए हमको यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। इसलिए हमको बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन, जिससे कि मास बराबर रहे और सही चीज बताई जाए। ठीक है, अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमको ये बात समझ लेनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन देता है। जिंक प्लस H2SO4 की ZnSO4 प्लस H2। इसमें हम लोग समझ लेते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। देखिए Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, H2 2, SO4 देखिए S 1 है
और ऐसे एक है O4 सारी चीजें बैलेंस्ड हैं, तो इसको हमको, ये पहले से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो हम लोग इसके लिए इस तरीके का चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक है Fe, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। अच्छा, ये रिएक्टेंट्स में कितने हैं, इनके जो एटम्स है वो रिएक्टेंट्स में कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, तो Fe यहाँ पे कितनी बार है रिएक्टेंट्स में, एक बार, तो यहाँ पे एक लिख दिया। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ 2 लिख दिया। ऑक्सीजन 1 बार। ठीक है, Fe प्रोडक्ट में 3 बार, तो 3 लिख दिया। हाइड्रोजन 2 बार, तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन 4 बार, तो 4 लिख दिया। अब हमको इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको सबसे ज्यादा वाला देखना चाहिए, तो सबसे ज्यादा O में है, 4 में, यानी कि ये इस वाली चीज को देखना चाहिए, Fe3O4 को। ठीक है, Fe3O4 को जब हमने देखा तो हमको एक बात समझ में आई कि यहाँ पे O4 है और यहाँ पे O सिर्फ 0 है, तो हमको यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 4 यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, इस जगह पे हमेशा कंपाउंड के इधर ऐड करा जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो भाई O4 इधर भी हो गया, O4 इधर भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन, अब देखिए 2 4 जा 8 हो गया है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 4, तो 4H2, यानी कि ये भी बराबर हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब Fe3 है, Fe तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे भी 3Fe कर दिया जाए, तो देखिए 3Fe हो गया, सारी चीजें। एक Fe3 है, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन भी 4 है, सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इस जिस मेथड से हमने किया है इसको बैलेंस, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हमको ये पता चल गया। अच्छा, क्या ये केमिकल इक्वेशन हमको और कोई जानकारी दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। अगर हम इसकी यहाँ पे स्टेट लिख दें, तो देखिए Fe यहाँ पे सॉलिड है, हाइड्रोजन यहाँ पे गैस है, ठीक है, और Fe3O4 यहाँ पे सॉलिड है और हाइड्रोजन यहाँ पे गैस है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे वाटर को मैंने गैस पे लिखा क्योंकि ये यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में है। ठीक है, अगर अच्छा इसीलिए तो ये बताना पड़ रहा है कि स्टीम के फॉर्म में, वरना नॉर्मली तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और इस यहाँ पे गैस बताएंगे तो ही तो पता चलेगा गैस है, इसलिए हमको ये बात बतानी पड़ती है इन सारी चीज़ों के तरफ से। हम लोग एक्वस का साइन भी दिखाते हैं, एक्वस तब दिखाता है जब कोई चीज़ सॉल्यूशन फॉर्म में हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें कंडीशंस बतानी पड़ती हैं जिसमें रिएक्शन होता है, जैसे कि हमको कभी बार प्रेशर बताना पड़ती है। देखिए इस इक्वेशन में हमको क्या बताना पड़ा, प्रेशर बताना पड़ा कि 340 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमको कभी कभार एरो के ऊपर या नीचे प्रेशर, टेम्परेचर या कैटलिस्ट बताने पड़ते हैं जिस पे ही वो रिएक्शन हो पाता है। जैसे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, प्लांट ग्लूकोज बना रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है। तो देखिए सनलाइट क्या है, टेम्परेचर बताना पड़ रहा है, और क्लोरोफिल एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, ये भी हमको बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, हम लोग इसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये समझ में आ रहा है, कंबाइन होकर बनेगा, यानी 2 चीजें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो CaO इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको अगर इस समझ लीजिए बहुत तेजी से रिएक्ट करने वाला चूना है। ठीक है, तो जब इसमें हम पानी डालेंगे ना, ये बहुत जोर से विग्रसली रिएक्ट होगा। यहाँ पे फिगर बनना है, देखिए ये एनसीईआरटी का फिगर है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसमें वाटर डाला ना तो ये बहुत विग्रसली रिएक्ट किया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हीट ढेर सारी निकली। हीट तब निकलती है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले वो होता है एक्सोथर्मिक, ये तो हमको पहले भी पता है। ठीक है, लेकिन आखिरी में भी इसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी जान लीजिए, ऐसे रिएक्शन जिससे हीट बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, CaO और H2O जब आपस में मिला तो बना CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम जो है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है घर में। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, अभी इसको इतना जानिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज है, और हीट बाहर निकली तो एक्सोथर्मिक हो गया। तो देखिए 2 चीजों ने जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाया है, 2 चीजों ने जुड़ के कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम और वाटर ने जुड़ के स्लेक्ड लाइम बनाया। कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर ने जुड़ के स्लेक्ड लाइम बनाया, तो यानी 2 चीजें जुड़ी और एक प्रोडक्ट बना, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 चीजें जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रही है। अब देखिए यहाँ पे जो स्लेक्ड लाइम था यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, है ना। अब जब हम लोग इसको क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, तो व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं, दीवार पे पेंट लगा देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इससे CO2 रिएक्ट कर जाता है, जो
हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है वो रिएक्ट कर जाता है, तो 2 दिन बाद ये दीवार पे एक चिकनी परत दे देता है। देखिए जब ये एटमॉस्फेयर CO2 से रिएक्ट कर जाएगा तो एक चिकनी परत दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना। इसको बोलते हैं कि ये बहुत शाइनी अपीयरेंस देता है। तो इसलिए चूना जब व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं ना तो 2 दिन बाद असली निखार आता है दीवार पे, ठीक है। और ये H2O लिक्विड निकालेगा, 2 चीजें मिलकर फिर बनाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हमको इसके बाद समझ लेना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल क्या है। बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोल का बर्न होना, कार्बन में ऑक्सीजन मिला, बर्निंग कोई भी चीज बर्न होगी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, यानी, है ना। कार्बन में ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ये सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बन गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस से वाटर बन रहा है। देखिए 2H2 + O2 गिव 2H2O, यहाँ पे O लगाना मैं भूल गया हूँ, लेकिन 2H2O वाटर बनेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे समझा जाए। अब हमको आगे समझ लेना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमको पढ़ना है ये फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे हम लोग हीट दिखाना चाहिए एरो के ऊपर, क्योंकि हमने हीट किया है, हम लोग को कंडीशन दिखानी पड़ती है ना। तो हमने हीट किया तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में टूट गया, यानी डिकम्पोज हो गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसको हम लोग एनर्जी दे के अलग अलग चीजों में तोड़ दें, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि अब हमको डिकम्पोजिशन में 3 तरीके के डिकम्पोजिशन पढ़ना है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो देखिए यहाँ पे दीदी इसको क्या कर रही थी, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ये बॉयल कर रही थी। इससे क्या हुआ, फेरस सल्फेट क्रिस्टल हीट होके ये फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, SO2 और SO3 गैस बाहर निकल गई, ठीक है। ये कह रहा है। और देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन समझ लेते हैं। यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट दी है, सिंपल बात है। ये CaCO3 लाइमस्टोन अभी हमने पढ़ा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। जब इसको हीट देंगे तो ये वापस से CaO क्विकलाइम में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जाएगा। ये जो CO निकलता है इस प्रोसेस से, इसको हम लोग हेल्प काफी लेते हैं इसको मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट करने में, यानी सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में काफी यूज होता है ये। अब हमको समझ लेना है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग डिकम्पोज करेंगे, यानी सनलाइट देंगे इस पे, सनलाइट देंगे तो इस पे तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा ये चीज जो है ये व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का काफी यूज होता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जा रहा है, ठीक है। अब हमको समझ लेना है इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट से ही समझ में आ रहा है, एक चीज दूसरी चीज को डिस्प्लेस करती है, एक चीज दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे कि मान लीजिए Fe है आयरन यहाँ पे कॉपर सल्फेट के पास गया और कॉपर से बोला पहली फुर्सत में निकल, है ना। तो कॉपर क्या हुआ, यहाँ से निकल लिया और यहाँ पे आके लुक गया आयरन, ठीक है। तो FeSO4 बन गया और Cu बाहर। देखिए अब इस रिएक्शन को इससे समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये हमने सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखे हैं ये 2 फिगर, और हमने इस आयरन नेल को इसमें डाला था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो आयरन नेल रिएक्ट की और कॉपर को बाहर निकाल के FeSO4 सॉल्यूशन बना लिया और कॉपर यहाँ पे आ गया, इसलिए ब्राउन अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जिंक को हमने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया, तो जिंक ने भी कॉपर से क्या बोला, पहली फुर्सत में निकल, है ना। तो जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ पे कॉपर बाहर कर दिया। और इस तरीके से Pb ने भी इसको CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड में से Cu को निकाल दिया और यहाँ पे PbCl2 और कॉपर सॉलिड बन गया। यहाँ पे प्लस का साइन लगना चाहिए जी। तो इससे हम क्या समझ जाते हैं कि Fe, Pb, Zn ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग ज्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से, ठीक है जी। अब हमको आगे समझ लेना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम समझते हैं, ये Na2SO4 है, ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट है, फिर ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड और BaSO4 बेरियम सल्फेट गिव्स 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये हो क्या रहा है, देखिए हमने सोडियम सल्फेट को मिलाया बेरियम क्लोराइड में,
ठीक है। असल में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। जब हमने सोडियम सल्फेट मिलाया तो यहाँ पे रिएक्ट होके एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया है, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया है। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, है ना, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ए रिएक्शन इन विच ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या, इसमें Na जुड़ गया है Cl के साथ तो 2NaCl बन गया, लेकिन SO4 डबल माइनस किसके साथ जुड़ा है? Ba डबल प्लस के साथ। तो यहाँ पे आयंस जुड़े हैं, Na प्लस Cl माइनस SO4 डबल माइनस और Ba डबल प्लस आपस में जुड़ गए हैं, तो ये BSO4 बन गया। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो आयंस का एक्सचेंज होना रिएक्टेंस में, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हमको आगे समझ लेना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन से आप एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीजों को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना, यानी हाइड्रोजन माइनस हो जाए, किसी चीज में से निकल जाए। अच्छा, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। इन दोनों चीजों से आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल को देख समझते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अभी आप समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए ये कॉपर है ना, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन है। तो यानी कि यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए कॉपर किस में बन गया? कॉपर ऑक्साइड में, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, दूसरा रिएक्शन है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, इसमें हाइड्रोजन जब जोड़े तो इससे ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ गया। तो यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड में से तो ऑक्सीजन निकलना यानी रिडक्शन। देखिए ये हो गया रिड्यूस, यानी इसका रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन में H2 गैस पे ये क्या हुआ? ओ जुड़ गया और ये वाटर बना लिया, यानी इसमें वाटर ओ जुड़ा है। ओ जुड़ना तो मैंने बताया ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन जुड़ना। देखिए अब जिंक ऑक्साइड में से ओ निकल गया, यानी रिड्यूस हो गया, और कार्बन में ओ जुड़ गया, यानी ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब ये देखिए मैग्नीज में ओ था, मैग्नीज से ओ निकल के यहाँ पे Cl जुड़ गया, यानी ओ निकलना रिड्यूस, ठीक है। अब 4HCl में से H निकलना, H का निकलना क्या होता है भैया? H का निकलना तो ऑक्सीडेशन है, H का निकलना ऑक्सीडेशन है और Cl2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो हमको एक्सोथर्मिक, मैंने पहले भी बताया था कि एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकले। हीट यानी एक एनर्जी का फॉर्म है, अगर हीट बाहर निकलेगी इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हम समझ लेते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये CH4 मीथेन है, नेचुरल गैस यानी मीथेन, इसके साथ वो ऑक्सीजन जुड़ता है बर्निंग में, तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये क्या निकाल दिया? CO2 और H2O, ठीक है। अच्छा इसके साथ क्या निकली? हीट, इसलिए बोला गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बाहर निकली है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में बदलना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इस दौरान भी एनर्जी बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, ठीक है। अच्छा और क्या होता है, जैसे कि अब हम लोग समझते हैं कि बॉडी में हमारी ग्लूकोज टूटता है ना, और फिर उससे क्या बनती है? एनर्जी बनती है। देखिए कैसा रिएक्शन होता है, देख लीजिए पहले। C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन जुड़ता है जब बॉडी में ग्लूकोज के साथ, ये ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो देखिए ये एनर्जी बाहर निकली है, ठीक है, बाहर निकली एनर्जी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यानी कि एक ये रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है।
ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी में कन्वर्ट होना ये रिस्पिरेशन कहलाता है। तो रिस्पिरेशन इस तरीके से क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब एंडोथर्मिक हम लोग समझ लेते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें भी एनर्जी लगानी पड़े रिएक्शन को कराने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें हमको हीट देनी पड़ रही थी, सनलाइट देनी पड़ रही थी, है ना। तो ये हम लोग को देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही थी। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़े और तब रिएक्शन कैरी हो, तो यानी कि ऐसा रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमने यहाँ पे क्या दिया था, सनलाइट दी थी, सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ने के लिए हमने सनलाइट दी थी, तो ये दोनों में टूट गया था। ठीक है, अब हम आगे समझ लेते हैं कोरोजन और एसिडिटी क्या होता है। तो कोरोजन हम लोग को समझना है। देखिए, व्हेन ए मेटल अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, जैसे कि अगर बाहर खुले में कोई मेटल रखा है, उस पर मॉइस्चर अटैक कर दे, इसे अटैक कर दे, है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे कि वो कोरोड हो गया है। ठीक है, जैसे कि इसको बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि हम लोग समझते हैं आयरन पे रस्ट लग जाना, आयरन पे ब्राउन कोटिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं रस्ट। आयरन पे रस्ट लग जाना या सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाना। ठीक है, सिल्वर पे कौन सी कोटिंग हो जाती है, ब्लैक। ठीक है, और कॉपर पे ग्रीन, कॉपर यानी तांबे पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है, देखा होगा आपने, है ना। तो ये किस कारण हो रही है, क्योंकि मॉइस्चर अटैक कर दिया, उसके कारण क्या हो रहा है, उसका जो मेटल का आउटर लेयर है वो कोरोड हो जा रही है। ठीक है, और उससे वो खराब हो जाता है। अब इसको कोरोजन को हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर पेंटिंग कर सकते हैं या तो जिंक की लेयर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग इसको रोक देती है। अच्छा, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी यानी खाने का सड़ जाना। सिंपल सी बात है, खाना खराब हो जाएगा ना। व्हेन ए फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, दे बिकेम रेंसिड। ठीक है, रेंसिड बन जाते हैं और उनके स्मेल और टेस्ट गंदा हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि चिप्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस, और वो टाइटली पैक्ड रहता है, इसलिए रहता है कि ऑक्सीजन न रिएक्ट कर पाए और ऑक्सीडाइज ना हो पाए। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो रेंसिड बन जाएगा, इसलिए उसको ऐसे पैक करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक so that we can enhance our specialties, and please support for the upcoming videos. Thank you. Till then, take care. Bye bye.